Hello students, welcome to Pradis Institute of Education. I, your Rajpriya ma'am, is going to teach you social studies. और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 आपके हिस्ट्री के सिलेबस के सेकेंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया का। तो इससे पहले के 4 लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। पिछले 4 लेक्चर्स में हमने देखा है पूरे चैप्टर का ओवरव्यू और उसके बाद हमने डिस्कस किया नेशनलिज्म के आइडिया के बारे में, फीलिंग के बारे में कि इंडिया में और इंडिया के लोगों के अंदर ये आइडिया या कॉन्सेप्ट कैसे इमर्ज हुआ। देन हमने डिस्कस किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में, कैसे खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मर्ज हो गए और लार्जर स्केल पे इंडिया में इसे लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के हमारे कंट्री पे क्या इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इम्पैक्ट रहे, इन दोनों मूवमेंट खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की वजह से यहाँ पे क्या सिचुएशंस क्रिएट हुए, क्या इंसिडेंट्स और इवेंट्स हुए। और हमने ये भी देखा कि कैसे महात्मा गांधी जी जब अपने साथ सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट लेकर के आए, आइडिया लेकर के आए, तो उसके थ्रू खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में एक अलग ही तरह का कह सकते हो एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ। रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट उन्होंने सत्याग्रह कैसे किया था और तो और क्यों नॉन कोऑपरेशन हमारे कंट्री में लोगों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, या कह सकते हैं कि ये रास्ता ही क्यों अडॉप्ट किया गया। कैसे हमारे कंट्री के जो अलग अलग जगह के लोग थे, जैसे अलग अलग टाउन या फिर कंट्री साइड में रूरल एरियाज़ में जो लोग रहते थे, उन्होंने इन मूवमेंट्स को अपने लाइफ में एक्सेप्ट किया या इससे लेकर के उनका क्या रवैया था। और सबसे लास्ट हमने डिस्कस किया था कि प्लांटेशन वर्कर्स के साथ इन मूवमेंट की वजह से क्या हुआ या इन मूवमेंट्स का उनके लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट रहा। सबसे लास्ट में हमने इसी टॉपिक को डिस्कस करते हुए एंड किया था कि किस तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने कॉल ऑफ कर लिया। क्यों कॉल ऑफ किया था आपको शायद याद हो। आज के इस लेक्चर में, 5th लेक्चर में, हम लोग देखने वाले हैं कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की तरफ हम किस तरीके से बढ़े या सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कैसे हुआ हमारी कंट्री में, किसने उसे लीड किया, उस टाइम का क्या सिचुएशन था कंट्री का, क्या क्या अलग अलग तरह के इंसिडेंट्स हो रहे थे, कौन कौन से अलग अलग थॉट्स और आइडियाज़ क्रिएट हो रहे थे हमारी कंट्री में। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे बढ़ते हुए डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इन मूवमेंट्स में लोगों ने पार्टिसिपेट किया और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के क्या लिमिट्स थे, आखिर ये भी कभी ख़त्म हुआ होगा तो कब और किन सिचुएशंस में ख़त्म हुआ। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें कि हम बात करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू होने से पहले क्या चल रहा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब खत्म हुआ था, वो खत्म हुआ था फरवरी 1922 में। गांधी जी ने इस मूवमेंट को वापस ले लिया था, खत्म कर दिया था। क्यों खत्म किया था, क्वेश्चन आया माइंड में। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एंड में कि आखिर इस मूवमेंट को ख़त्म क्यों किया गया था। तो इस मूवमेंट को गांधी जी ने इसलिए ख़त्म किया था बिकॉज उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा वायलेंट हो रहा था, देश के अलग अलग हिस्सों में ये वायलेंट हो रहा था। और उन्हें ऐसा समझ में आ रहा था कि किसी भी स्ट्रगल को मास लेवल पे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों को पहले उन्हें ट्रेन किया जाए, उन्हें बताया जाए कि आखिर ये स्ट्रगल उन्हें करना कैसे है। ओके, तो जब उन्होंने ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कॉल ऑफ कर लिया, खत्म कर दिया, तो आखिर उसके आगे क्या हुआ। तो चलिए अब ये जानते हैं कि उसके आगे क्या हुआ। तो कांग्रेस के अंदर ही जो पार्टी गांधी जी के लीडरशिप में कह सकते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को पूरे कंट्री में इनैक्ट कर रही थी, या हम कह सकते हैं कि जिसे लीड कर रही थी और लोगों को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जुड़ने के लिए लोगों से अपील कर रही थी, उसी पॉलिटिकल पार्टी में कुछ अलग तरह के सिचुएशंस क्रिएट हो रहे थे। वो पार्टी के अंदर ही 2 अलग ग्रुप क्रिएट हो गए थे। वो 2 अलग ग्रुप थे, लिबरल मॉडरेटर्स और दूसरे तरफ रेडिकल्स के। ठीक है, यानी पहला जो ग्रुप था उसमें थे लिबरल्स एंड मॉडरेट्स और दूसरे ग्रुप में थे रेडिकल्स। बहुत इजी लैंग्वेज में अगर हम इसे कहें तो लिबरल्स वो थे उदारवादी सोच वाले, जो बदलाव तो चाहते थे लेकिन थोड़े से
कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके अंडर रह करके ही डेमोक्रेटिक तरीके से, बहुत ही शांत तरीके से, और कोई बहुत ज़्यादा बहुत बड़े स्टेप्स लेकर के नहीं, बल्कि सिस्टम में रह करके ही सिस्टम को बदलने की बातें करते थे। उदारवादी लोग, ठीक है, नरम लोग, शांत लोग, ऐसा कह सकते हैं। और दूसरी तरफ जो रेडिकल्स थे, वो रेडिकल्स बहुत ही ज़्यादा तेज तर्रार और बहुत ही आक्रामक सोच रखने वाले लोग थे। अब हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर इन दो ग्रुप्स को लीड करने वाले कौन लोग थे। ये दो अलग तरह की जो विचारधाराएं, जो आइडियोलॉजी क्रिएट हो रही थी, उसे लीड करने वाले लोग कौन थे। तो जो मॉडरेट्स थे, जो लिबरल्स थे, उनको लीड करने के लिए थे चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू। ये दो प्रोमिनेंट लीडर्स थे इस आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोगों के लिए कांग्रेस के अंदर। एंड रेडिकल्स को लीड करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। जवाहरलाल नेहरू जो कि मोतीलाल नेहरू के ही बेटे थे, बट ही हैड डिफरेंट ओपिनियन एंड डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग एट दैट टाइम। उस समय इनकी जो विचारधारा थी वो अपने पिता की विचारधारा से बिल्कुल ही अलग थी। तो ये थे रेडिकल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके चैप्टर में है, इनके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। क्वेश्चंस बिल्कुल पूछा जा सकता है, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरल्स एंड द रेडिकल्स इन द कांग्रेस पार्टी, या फिर उन्होंने आगे जाकर के किस तरह की एक्टिविटीज़ की, किस तरह की पार्टी फॉर्म की, क्या क्या किया उन्होंने, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो अभी आपको इतना समझ में आ गया कि कांग्रेस के अंदर ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद अलग तरह के सिचुएशंस क्रिएट हुए, जिसमें दो आइडियोलॉजी वाले दो ग्रुप निकल करके आए। एक ग्रुप को लीड कर रहे थे सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू, एंड दूसरे ग्रुप को लीड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। अब दोनों के बारे में वन बाय वन डिटेल में जानते हैं। तो जो लिबरल्स थे, लिबरल्स लीडर्स जो थे, ज़्यादातर उनमें ऐसे लीडर्स थे जो अब तक जो मास स्ट्रगल हो रहा था, गांधी जी का जो स्ट्रगल का जो मेथड था उसको फॉलो करते करते थक चुके थे, एंड नाउ दे वांटेड टू पार्टिसिपेट अगेन। वो प्रोविंशियल काउंसिल के इलेक्शंस जो कि ब्रिटिश डोमिनियन गवर्नमेंट जो थी उस समय की, उनके साथ मिलकर के जो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास हुआ था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोविंशियल काउंसिल्स बनने वाले थे, जिसमें कि यहाँ के जो कैंडिडेट्स होते थे वो इलेक्शन लड़ते थे और जीत करके काउंसिल के मेंबर बनते थे। वो उन इलेक्शंस में वापस से पार्टिसिपेट करना चाहते थे। ऑफ कोर्स, क्योंकि उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे इन इलेक्शंस का बॉयकॉट किया था, इसका बहिष्कार किया था। सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिन्होंने इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने मन को बना के रखा था, क्योंकि उनके हिसाब से इनका बॉयकॉट करना उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। नॉन ब्राह्मण्स को काउंसिल का मेंबर बनने का मौका मिल रहा था, क्योंकि जो ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने तो बॉयकॉट कर दिया था। ओके, सो यू मस्ट रिमेंबर, हमने पिछले लेक्चर में उस पार्टी का नाम भी लिया था, तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा फिर से, ठीक है। तो ये अब वापस से उसमें पार्टिसिपेट करने की बातें कर रहे थे उस इलेक्शन में। अब इसके लिए सभी कोई तो रेडी था नहीं, तो सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू जो थे उन्होंने बनाई स्वराज पार्टी। उन्होंने बनाई स्वराज पार्टी। क्यों बनाई पार्टी? याद रखना, इन दोनों ने मिलकर के, जो मॉडरेट्स ग्रुप के लीडर थे, इन दोनों ने मिलकर के बनाई स्वराज पार्टी। क्यों बनाई स्वराज पार्टी? क्योंकि वो अपने ही पार्टी, कांग्रेस पार्टी में अपने इस पॉइंट ऑफ व्यू को स्ट्रांगली रखना चाहते थे, इस आर्ग्यू को सपोर्ट करने के लिए कि हमें काउंसिल पॉलिटिक्स में रिटर्न जाना होगा, हमें जो प्रोविंशियल काउंसिल्स वाला पॉलिटिक्स है उसमें रिटर्न जाना होगा। क्यों रिटर्न जाना होगा? ताकि ब्रिटिश पॉलिसीज जब भी कोई बने तो हम काउंसिल के मेंबर रहेंगे, तभी तो हम उसका अगेंस्ट अपनी बातों को रख सकेंगे, अपने पॉइंट्स को रख सकेंगे। कोई जो रिफॉर्म हमें लाना है तो हम उसे लाने में अपना रोल प्ले कर सकेंगे। हम धरना प्रदर्शन करेंगे, हमारे सामने जब भी कोई प्रपोजल आएगा तो उसके हम सही गलत इफेक्ट्स को उनके सामने रख पाएंगे। अगर हम वहाँ होंगे तभी तो ऐसा कर पाएंगे। ओके, सो दे फेल्ट दैट इट वाज इम्पोर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज विद इन द काउंसिल्स। काउंसिल के अंदर रह करके ही हमें उनका अपोज करना है, ऐसा ओपिनियन उन्होंने बनाया। ओके, बट प्रॉब्लम ये थी कि ये जो मॉडरेट लीडर्स थे, ये जो लिबरल लीडर्स थे, इनका कह सकते हो कि इन्फ्लुएंस जो था वो धीरे धीरे घटता जा रहा था।
लिबरल्स एंड मॉडरेट्स हु वर प्रपोजिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल, एक संवैधानिक सिस्टम बता रहे थे कि हम इसके थ्रू एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएंगे या चेंज लेकर के आएंगे या हमारे लिए फ्रीडम लेकर के आएंगे, उनका इन्फ्लुएंस धीरे 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 खोता चला गया। दे ग्रेजुअली लॉस्ट देयर इन्फ्लुएंस। अब ये तो बात हुई लिबरल्स की। रेडिकल्स के साथ क्या हो रहा था? रेडिकल्स जिनके लीडर थे जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, उनके साथ क्या हो रहा था? तो जो ये यंग लीडर्स थे, यंगर लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस प्रेस्ड फॉर, उन्होंने बहुत जोर दे करके कहा कि मास एजिटेशन जो हो रहे हैं उनको और ज़्यादा रेडिकल होने की ज़रूरत है, और ज़्यादा आक्रामक होने की ज़रूरत है, स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, तभी जाकर के हमें फुल इंडिपेंडेंस मिलेगा, पूर्ण आज़ादी मिलेगी हमें। ये बात उन्होंने रखी और इसके लिए उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा असर्टिव होते हुए उन्होंने दिसंबर 1929 में, रिमेंबर दिस, हाँ, दिसंबर 1929 में, सारे ईयर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि उन्होंने दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी में कांग्रेस के लाहौर सेशन में अपना जो पूर्ण स्वराज का जो डिमांड था, उनका फुल इंडिपेंडेंस का, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का जो डिमांड था, उसको फॉर्मलाइज किया। ठीक है, एक फॉर्म दिया और उसके लीडर कौन बने? उसके लीडर बने जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, वैसे तो रेडिकल्स के लीडर जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस दोनों ही थे, लेकिन ये जो फॉर्मल कमेटी बनी पूर्ण स्वराज को डिमांड करने के लिए दिसंबर 1929 में, उसके लीडर बने जवाहरलाल नेहरू। अब क्या हुआ, इन्होंने एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो बना लिया, इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने ये डिसाइड किया कि 26 जनवरी 1930 को ये लेंगे एक प्लेज, एक शपथ। ठीक है, एक प्लेज लेंगे और उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब से 26 जनवरी हमारा इंडिपेंडेंस डे होगा। ओहो, अलग से इंफॉर्मेशन, अभी तक तो हमें पता था कि 15 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे है। हाँ है, अभी है, लेकिन इनिशियली इन्होंने डिसाइड किया था कि 26 जनवरी होगा हमारा इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया था कि इस दिन हम लेंगे प्लेज, शपथ। किस चीज की शपथ? कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, पूर्ण स्वराज की शपथ लेंगे। ठीक है, क्या उन्होंने लिया? हाँ लिया, शपथ तो ली, बट अब इस बट के आगे की कहानी हम थोड़ी देर बाद जानेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हमने क्या समझा? अभी हमने समझा कि क्या माहौल था उस समय देश में और किस तरीके से कांग्रेस के अंदर दो अलग अलग ग्रुप्स क्रिएट हो गए थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कॉल ऑफ होने के बाद की। ठीक है, अब इस बट के आगे की कहानी बाद में, पहले आते हैं हम यहाँ पे कि जब सिविल डिसोबीडियंस के लिए माहौल क्रिएट हो रहा था। ठीक है, अब ये सारी चीजें पैरेलली चल रही थी, तो हमें पैरेलली स्टडी भी करना पड़ेगा, है ना। देखो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म हुआ फरवरी 1922 में और कहानी कहते कहते हम लोग आ गए थे 1929 में। यही चीजें तो नहीं हुई थी, बीच में और भी बहुत सारी चीजें हुई थी। तो और क्या हुआ था, इस तरह के माहौल में दो ऐसी चीजें हुई। ठीक है, लेट 1920s में, 1920s वाले जो कुछ साल हैं, 10 साल हैं, उसमें जो आखिरी के लेट 1920s के जो साल हैं, उसमें दो ऐसे फैक्टर्स हुए जिन्होंने हमारे देश के पॉलिटिक्स को शेप देने में, एक अलग तरह का आकार देने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। वो दो कौन से फैक्टर्स थे? पहला फैक्टर था वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिकल डिप्रेशन। पूरी दुनिया में इकोनॉमिकल डिप्रेशन, आर्थिक मंदी आ रही थी। क्यों आ रही थी? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोपियन कंट्रीज को जो भी इकोनॉमिकल लॉस हुआ था, उससे वो कोप अप नहीं कर पा रहे थे, उससे अभी तक वो बाहर नहीं निकल पाए थे। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जितना भी उनको लॉस हुआ था, उसकी वजह से अभी तक वो संभल ही नहीं पा रहे थे। तो 1921 से जो उनका इकोनॉमिकल सेटबैक शुरू हुआ, वो धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट कर गया।
और जिसकी वजह से 1926 1930s आते आते तक पूरी दुनिया की इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा चरमरा गई। वहाँ पे महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी और उनका अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उनकी कैपेबिलिटी, जो परचेजिंग पावर होता है, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। और हमारी ही कंट्री से बहुत सारा प्रोडक्ट, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो है वहाँ पे सप्लाई किया जाता था, तो अब इसकी डिमांड कम हो गई। डिमांड कम हो गई यानी कि हमारे लिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को वहाँ के मार्केट में सेल करना या पहुँचाना बहुत ही डिफ़िकल्ट था। अब इस तरह के सिचुएशंस में पूरे वर्ल्ड में 1920s के लेट ईयर्स में बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल सेटबैक एक्सपीरियंस किया गया। तो ये एक वो फैक्टर था जिसकी वजह से हमारी कंट्री का पॉलिटिक्स भी अफेक्ट हो रहा था, क्योंकि इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स बढ़ रहे थे, लोग अनएम्प्लॉय हो रहे थे और भी तरह के प्रॉब्लम्स को उन्हें फेस करना पड़ रहा था। अब यहाँ के जो पेजेंट्स थे वो बहुत डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे थे इनकम करने के लिए। जब इनकम नहीं है तो वो रेवेन्यू कैसे पे करेंगे, जब रेवेन्यू पे नहीं करेंगे तो और भी तरह की प्रॉब्लम्स होंगी। तो 1930s आते आते तक तो रूरल एरियाज में बहुत ही उथल पुथल प्रॉब्लम का सिचुएशन क्रिएट हो गया। ये था पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर था इसी के थ्रू निकला हुआ साइमन कमीशन। ओके, अब साइमन कमीशन एक ऐसा स्टैट्यूटरी कमीशन था, एक ऐसा टोरी गवर्नमेंट का बनाया हुआ, भेजा हुआ एक ऐसा कमीशन था जिसे यहाँ पे भेजा गया था, इंडिया में भेजा गया था कि वो यहाँ पे रह करके यहाँ का जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है उसको ऑब्जर्व करे, स्टडी करे और यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम बनाया जाने वाला है उसकी फंक्शनिंग को ऑब्जर्व करे, और अगर उन्हें कुछ ऐसा लगता है कि उन्हें सजेशन देना है, इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए, इसमें कुछ बदलाव होने चाहिए, तो अपने सजेशंस को यहाँ पे पुट अप कर सके। ओके, अब जो ब्रिटेन की जो टोरी गवर्नमेंट थी, टोरी गवर्नमेंट, कंफ्यूज नहीं होना है, ये टोरी गवर्नमेंट का मतलब जैसे यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट होती है तो हम उसे उस पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट कहते हैं ना, जैसे कि बीजेपी की पार्टी है तो बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो कांग्रेस की सरकार, ऐसे कहते हैं। तो टोरीज वर द पार्टी, है ना, एक पॉलिटिकल पार्टी थी और ब्रिटेन की उस पॉलिटिकल पार्टी की जो सरकार थी उन्होंने इस कमीशन को बनाया था और इस कमीशन को लीड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी सर जॉन साइमन। ठीक है, आप तो जॉन साइमन नाम याद रखो, इनको दी गई थी और इन्हीं की वजह से इस कमीशन को नाम दिया गया था साइमन कमीशन। ठीक है, तो अच्छी बात थी ना, ये किसी प्रॉब्लम को बढ़ाने के लिए एक फैक्टर कैसे बन सकती है। What was the problem? The question is, what was the problem? The problem was कि इस कमिटी में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। They all were British. Okay? The problem was that the commission did not have a single Indian member. एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, सारे के सारे ब्रिटिश मेंबर्स थे और ये यहाँ के लोगों को एक्सेप्ट नहीं था। ऑलरेडी उन्हें ये समझ में आ रहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट किस तरीके से उनका शोषण कर रही है, किस तरीके से उनका दमन कर रही है, और फिर एक और कमीशन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो बनाने का सिस्टम चल रहा है या जो कुछ भी काम चल रहा है उस पर नज़र रखेगी और सजेशन देगी, तो यहाँ के लोगों को तो बिल्कुल भी ये एक्सेप्टेड नहीं था। अब इससे आगे क्या हुआ, साइमन कमीशन के साथ क्या हुआ, ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग है। तो साइमन कमीशन जब इंडिया आई तो उनका वेलकम हुआ एक स्लोगन के साथ। स्लोगन था साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, यानी कि पूरे कमीशन को कहा जा रहा था कि यहाँ से वापस चले जाओ। एक्चुअल में वेलकम तो हो ही नहीं रहा था, हम तो चाहते थे कि वो यहाँ से चले जाए और उनको अपोज करने के लिए, उनका विरोध दर्ज कराने के लिए धरना, प्रदर्शन और क्या क्या नहीं होने लगा। ओके, हियर वी कैन सी हिम, सर जॉन साइमन, इन्हीं के लीडरशिप में उस कमीशन का फॉर्मेशन हुआ था और जब ये इंडिया में आए तो इनका तो बहुत ही ज़्यादा विरोध हुआ। ठीक है, इनके अपोज में इनका जहाँ भी ये जाते थे इनको अपोज करने के लिए लोग प्रदर्शन करते थे, प्रोटेस्ट करते थे और एक ही स्लोगन, एक ही नारा लगाया करते थे, साइमन गो बैक। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थी इंडिया के उस समय, चाहे वो कांग्रेस थी, चाहे वो मुस्लिम लीग थी और जितनी भी छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टीज थी, सब ने मिल करके इनके खिलाफ धरने प्रदर्शन किए, इस कमीशन के खिलाफ धरने प्रदर्शन किए।
क्यों? बिकॉज दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द सिचुएशन कि कोई बाहर का पावर आकर के हमारे ऊपर हमारे कंडीशंस को समझ के हमें सजेशन देगा। सारे पॉलिटिकल लीडर्स को यही लग रहा था कि कोई बाहर का पर्सन हमारी प्रॉब्लम्स को नहीं समझ सकता है, और जब प्रॉब्लम को समझेगा ही नहीं तो वो सही सजेशन हमें कैसे देगा। यही वो टाइम पीरियड था धरने प्रदर्शन का जिस समय हमने हमारे एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर को खो दिया। वो लीडर थे लाला लाजपत राय। ओके, आपने इंडियन हिस्ट्री के बारे में अक्सर सुना होगा, नरम दल, गरम दल। नरम दल जिसके की लीडर मॉडरेटर्स थे, गरम दल जिसमें कि आप 3 लीडर्स का नाम हमेशा सुनते हो, लाल, बाल, पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, तीनों ही इंडिया के अलग अलग प्रोविंस में बहुत स्ट्रांगली इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को लीड कर रहे थे। जब हम बात करते हैं लाला लाजपत राय की, तो ये पंजाब रीजन में फ्रीडम मूवमेंट को लीड कर रहे थे और बहुत ही स्ट्रांगली लीड कर रहे थे। अगर हम बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की, तो वो महाराष्ट्र प्रोविंस में थे, वहाँ पे अपनी लीडरशिप को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर रहे थे। और जब हम बात करते हैं बिपिन चंद्र पाल की, लाल, बाल, पाल, तो बिपिन चंद्र पाल बंगाल प्रोविंस में अपनी लीडरशिप का यूज कर रहे थे। तो इन 3 लीडर्स में से एक लीडर थे लाला लाजपत राय, जिनको कि हमने इसी तरह के एक प्रोटेस्ट में खो दिया। यस, Lala Lajpat Rai was assaulted by the British police during a peaceful demonstration। ठीक है, एक बहुत ही पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन चल रहा था शांतिपूर्ण, जिसमें कि ब्रिटिश पुलिस को ये ऑर्डर दिया गया कि वो लाठीचार्ज करे, और इस लाठीचार्ज के आड़ में उन्होंने बहुत बुरी तरीके से लाला लाजपत राय जी को जख्मी कर दिया। और इसी समय की चोट और जख्मों की वजह से लगभग 15 दिन के बाद, लाइक आफ्टर अ 4th नाइट, उनकी डेथ हो गई। अपने डेथ के पहले के टाइम में भी उन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया था कि ये जो मेरे ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वार किया है, ये उनके खुद के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। वो कहते हैं ना, वो जो ताबूत होती है जिसमें डेथ होने के बाद लोगों को दफनाया जाता है, तो उसको पैक किया जाता है कील से ठोक करके, है ना, तो वो आखिरी कील साबित होगी अकॉर्डिंग टू हिम। और वाकई में इसके बाद, इनके डेथ के बाद जो थे इनके फॉलोअर्स या लीडर्स जो थे, वो और भी ज़्यादा स्ट्रांगली ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपोज करने लगे। ओके, in the image you can notice him at the center, लाला लाजपत राय। ओके, ये प्रोटेस्ट करने के लिए वहाँ पे जमा हुए थे। ओके, अब इतना सारा प्रॉब्लम चल रहा था, एक तरफ तो पूर्ण स्वराज को डिमांड करते हुए रेडिकल्स ने एक अलग तरह का सिचुएशन क्रिएट कर दिया था कि हम 26 जनवरी को अपना इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे, प्लेज ले लिया था। दूसरे तरफ इस तरह के धरना प्रदर्शन चल रहे थे, साइमन कमीशन को अपोज किया जा रहा था। तो इन सब चीज़ों को डील करने के लिए, टू विन ओवर द प्रोटेस्टर्स, इन विरोधियों या प्रदर्शनकारियों के ऊपर अपना कंट्रोल वापस से एस्टैब्लिश करने के लिए या इनको एक भुलावा देने के लिए, जो वायसरॉय लॉर्ड इरविन थे, इन्होंने जल्दबाजी में एक गोलमोल सा, बिना मतलब का, बिना क्लियर डेफिनेशन के एक अनाउंसमेंट कर दिया इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देने का। इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देने का इसका मतलब कि इंडिया जो है उसको इंडिपेंडेंस दिया जाएगा, बस उनको ये मान के चलना होगा कि फ्री है, वो अपने हिसाब से सब कुछ चला सकते हैं, लेकिन कहने के लिए सिर्फ ब्रिटिशर्स के अंडर होंगे वो। ठीक है, तो ये डोमिनियन स्टेटस देने का उनको एक ऑफर दिया। ठीक है, लेकिन इस बार कोई भी पॉलिटिकल लीडर इस तरह के सिचुएशन के लिए रेडी नहीं था। They were not ready to accept the dominion status, या फिर उसके लिए जो इन्होंने ऐसा अनमना सा बिना क्लियर डेट वेट के जो बस यूं ही अनाउंसमेंट कर दिया था, उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे। This did not satisfy the Congress leaders, और इस चीज़ के लिए तो उन्होंने इंडिया के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको कहा कि आपको अगर इंडिया का जो आगे का कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कशन करना है तो आप उसके लिए हमारे साथ एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आ जाओ। एक राउंड टेबल इसलिए क्योंकि एक टेबल जिसके चारों तरफ सब मिलके बैठे और आपस में बैठ करके डिस्कशन कर सके, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए उन्होंने यहाँ के लोगों को इनवाइट भी किया था।
बट उन्होंने सिरे से इसको खारिज कर दिया। बिल्कुल दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि अब आप कुछ क्लियर तो बता नहीं रहे हो, कोई स्पेसिफिक डेट वेट तो बता नहीं रहे हो, बस यू आर सेइंग कि हाँ हो जाएगा, तो अब ऐसा नहीं चलेगा। ओके, अब इससे आगे क्या हुआ, रिमेंबर, अब इससे आगे की कहानी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ आ जाते हैं, हमने बात की थी रेडिकल्स के बारे में और हम इस बट पे आकर के रुक गए थे। हमने कहा था कि हाँ इस बट के आगे भी बात होगी, है ना। तो रेडिकल्स क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि 26 जनवरी को वो इंडिपेंडेंस डे के तौर पे सेलिब्रेट करेंगे और प्लेज लेंगे। क्या वो प्लेज लेते हैं? हाँ लेते हैं, ठीक है। अब ये है हमारा वो प्लेज, इंडिपेंडेंस डे प्लेज ऑफ 26 जनवरी 1930। इस प्लेज में इफ यू विल रीड इट, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, तो इसमें क्लियरली उन्होंने 3-4 बातें कही। पहली बात जो उन्होंने कही कि हमारा ये विश्वास है, ठीक है, सारे लीडर्स शपथ लेते समय ये बोलते हैं कि हमारा ये विश्वास है कि इंडिया के लोगों के पास भी एक ऐसा अधिकार है जो उनसे कोई नहीं छीन सकता है। ओके, इनअलाइएबल यानी कि कोई उनसे छीन नहीं सकता है, अहरणीय शुद्ध हिंदी में कहते हैं, ठीक है। अहरणीय अधिकार है उनके पास कि वो भी फ्रीडम को एंजॉय करें और अपने जो वो मेहनत करते हैं, अपने काम का जो फ़ायदा होता है उसे एंजॉय करें, उसका फ़ायदा उठा सके, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके और उनके लिए भी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, वो भी आगे बढ़ सके। हमारा ये मानना है कि कोई भी जो गवर्नमेंट है, दूसरी बात, कोई भी गवर्नमेंट अगर वहाँ के लोगों को उनके इन अधिकारों से डिप्राइव करती है, दूर रखती है, वंचित करती है, तो उस तरह के शोषणकारी और दमनकारी, अगर उनका दमन करती है, उस तरह के दमनकारी गवर्नमेंट को वहाँ पे रूल करने का कोई अधिकार नहीं है और लोगों को ऐसे गवर्नमेंट को अबॉलिश कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। ये दूसरा स्टेटमेंट था। तीसरे स्टेटमेंट में उन्होंने ये बोला कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इंडिया में इंडिया के लोगों को ना सिर्फ उनके अधिकारों से डिप्राइव कर रही है, ना सिर्फ इंडियन पीपल को डिप्राइव कर रही है, बल्कि यहाँ के लोगों का वो शोषण भी कर रही है। ओके, उन्हें एक्सप्लॉइट भी कर रही है। यहाँ के लोगों को ना ही तो उनके आज़ादी से सिर्फ दूर रख रही है, बल्कि यहाँ पे उनका शोषण भी कर रही है, एक्सप्लॉइटेशन भी कर रही है। किस किस तरीके से? इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कल्चरली एंड स्पिरिचुअली, ठीक है। आर्थिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, सांस्कृतिक तौर पे और आध्यात्मिक तौर पे भी, स्पिरिचुअली भी, यानी कि जो आध्यात्म होता है इंसान का, जो बेस होता है जिसको लेकर के कल्चर और स्पिरिचुअल थॉट्स ही तो होते हैं जो ह्यूमंस को ह्यूमन बनाते हैं। तो इन सारे बेसिस पे यहाँ के लोगों का शोषण कर रही है, ये उन्होंने कहा। सो वी बिलीव, तो वो क्लियरली कहते हैं कि इसीलिए हमारा ये विश्वास है, हमारा ये मानना है कि इंडिया को पूरे तौर से ब्रिटिश कनेक्शन को तोड़ देना चाहिए। ओके, तोड़ देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए और पूर्ण स्वराज को पाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ये था उनका शपथ, हम बढ़ेंगे और हम पूर्ण स्वराज को पाएंगे। अब ये तो उन्होंने शपथ ले ली, फिर शपथ ले ली, बट अगेन देयर इज अ बट, ठीक है। शपथ ले ली, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि ये जो उनके लिए हुई शपथ थी, ये वहां के जो लोग थे उनका अटेंशन अट्रैक्ट नहीं कर पाई। ओके, द सेलिब्रेशन अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन, बहुत थोड़ा सा अटेंशन अट्रैक्ट कर पाई। सो अब सिचुएशन ये आ गई थी कि महात्मा गांधी जी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि वो कोई ऐसा रास्ता निकाले जिस रास्ते के जरिए वो ये जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम है, आज़ादी का जो ये अमूर्त विचार है, जिसका कोई ढांचा नहीं है, जिसका कोई अभी बेस नहीं है, कैसा होगा आज़ादी, क्या होगा आज़ादी, जो किसी को नहीं पता था, उस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को लोगों के एवरीडे लाइफ के जो इश्यूज होते हैं, जो बहुत ही कॉन्क्रीट होते हैं, बहुत ही सॉलिड होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उनके लिए, उससे रिलेट कर सके। मतलब कुल मिला के उनका मानना ये था कि हमारा जो ये फ्रीडम का आइडिया है, इसे लोगों के एवरीडे लाइफ की चीज़ों से हमें इस तरीके से जोड़ना पड़ेगा कि उनको समझ में आए कि फ्रीडम नीडेड है, फ्रीडम चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। ओके, तो अब ये आइडिया उनको निकालना था। क्या उन्होंने आइडिया निकाला? हाँ निकाला, ऑफ कोर्स, तभी तो हमें आज़ादी मिली आगे जाके, है ना। तो अब वो आइडिया क्या था? ठीक है, to relate this abstract idea of freedom to
लाइक मोर कॉन्क्रीट इश्यूज ऑफ एवरीडे लाइफ, लोगों के हर दिन के जीवन के इम्पॉर्टेंट इश्यूज, सॉलिड इश्यूज से ये जो फ्रीडम का आइडिया था इसको रिलेट करने के लिए महात्मा गांधी जी ने आइडिया निकाला, और वो आइडिया निकल के आया सॉल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के फॉर्म में। नमक आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में। यस, डिसओबीडियंस का मतलब होता है अवज्ञा, हिंदी में किसी की आज्ञा का पालन नहीं करना, ऑर्डर को फॉलो नहीं करना। उर्दू में हम इसे कहते हैं नाफरमानी, नाफरमानी, ठीक है, फरमान को फॉलो नहीं करना, नाफरमानी, ठीक है। तो ये दो हथियार उनके दिमाग से निकल करके आए, मतलब सॉल्ट मार्च पहले उन्होंने किया और फिर आगे जाकर के वो सिविल डिसोबीडियंस में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, धीरे धीरे। तो अब हम जानेंगे उस आइडिया के बारे में डिटेल में। तो आइडिया जो था उनका रिलेटेड था सॉल्ट से। महात्मा गांधी फाउंड इन सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड बिल्ड द नेशन, यूनाइट द नेशन, ठीक है। महात्मा गांधी जी को नमक एक ऐसा सिंबल, एक ऐसा चीज के तौर पे नजर आया जो बहुत ही आसानी से पूरे देश को यूनाइटेड कर सकता था, उन्हें ऐसा लगा एक्चुअली। कैसे और क्या हुआ ये आगे देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, 31 जनवरी 1930 को, ये सारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्ट्स आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप अपने आंसर को फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने लिखा एक लेटर। वो लेटर उन्होंने किसको लिखा, वो लेटर लिखा उन्होंने वायसरॉय इरविन को, ठीक है, लॉर्ड इरविन, जिन्होंने उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए उनको इनवाइट किया था, डोमिनियन स्टेटस का बस वहीं सा एक अनाउंसमेंट किया था, उनको उन्होंने लिखा एक लेटर। उस लेटर में उन्होंने मेंशन किए डिमांड्स, कितने, 11 डिमांड्स उन्होंने उसमें मेंशन किए। अब सारे डिमांड्स जो थे बहुत इंपॉर्टेंट थे। कुछ डिमांड्स जो थे लोगों के जनरल इंटरेस्ट से रिलेटेड थे, कुछ डिमांड्स जो थे लोगों के मतलब जनरल इंटरेस्ट, सबके फायदे की बातें, ठीक है, कुछ डिमांड्स ऐसे थे। और कुछ डिमांड्स जो थे वो स्पेसिफिक डिमांड थे, वो स्पेसिफिक डिमांड सोसाइटी के अलग अलग क्लास को टारगेट करके बनाए गए थे। बहुत ही समझदारी से उन डिमांड्स को फॉर्म किया गया था। फॉर्म करते समय पहले तो कुछ जनरल डिमांड्स रखे गए और कुछ डिमांड जो थे स्पेसिफिक डिमांड थे, जो किसी स्पेसिफिक क्लास को फायदा पहुंचाने के लिए बनाए गए थे या चुने गए थे। जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप था कंट्री का, उनको फायदा पहुंचाए ऐसा एक डिमांड, कुछ खास तरह के टैक्सेस में छूट मांगा होगा, है ना। पेजेंट्स जो किसान थे उनको फायदा पहुंचाए ऐसा कुछ डिमांड हो सकता है, रेवेन्यू में डिस्काउंट की बात की गई होगी। तो इस तरीके से उन्होंने टोटल 11 डिमांड्स रखे। कुछ तो जनरल इंटरेस्ट वाले समझ में आ गए, लेकिन ये ऐसे डिमांड्स क्यों किए जो स्पेसिफिक किसी क्लास को फायदा पहुंचाए? ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि जो वाइड रेंजिंग ग्रुप है हमारी सोसाइटी का, हमारे सोसाइटी में अलग अलग क्लासेस थे, तो हर क्लास को उस के साथ जोड़ा जा सके, यूनाइट किया जा सके। इंडियन सोसाइटी में जो अलग अलग क्लासेस थे उनको यूनाइट करके उनके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हुए उनको जोड़ने की कोशिश की गई, ओके। और जो सबसे स्टायरिंग डिमांड था, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ने वाला या लोगों को कनेक्ट करने वाला डिमांड था, वो डिमांड था abolition of salt tax, okay? He demanded to abolish the salt tax. नमक पे जो कर लग रहा था, टैक्स लग रहा था, उससे abolish, खत्म करने का डिमांड था। 11 में से 1 डिमांड वो था, ओके। अब ऐसा क्यों किया उन्होंने, ये डिमांड क्यों रखी उन्होंने? तो उन्हें ये समझ में आ चुका था कि नमक एक ऐसी चीज थी, salt was something, कुछ ऐसी चीज थी which was consumed by the rich and the poor alike, जिसे अमीर गरीब हर कोई एक जैसा यूज करता था। हर किसी के खाने में नमक एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता था, एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह रखता था, ओके। एंड उन्हें ये बहुत अच्छे से समझ में आया कि ये एक ऐसा एसेंशियल आइटम है जो हर घर में खाने में एक अपना बहुत ही खास जगह रखता है। The tax on salt and the government monopoly over its production was a thing जो लोगों को चुभ रही थी।
ब्रिटिश गवर्नमेंट का टैक्स जो था सॉल्ट के ऊपर, यानी कि नमक के ऊपर जो उन्होंने टैक्स लगा रखा था, और तो और सॉल्ट के प्रोडक्शन में जो उनकी मोनोपोली थी, एकाधिकार, प्रोड्यूस करेंगे, अगर नमक का प्रोडक्शन होगा तो गवर्नमेंट की तरफ से होगा, कोई भी कॉमन पीपल उसका प्रोडक्शन नहीं कर सकता है। ये जो मोनोपोली थी ये नमक को बहुत ही इंपॉर्टेंट और महंगी चीज बना रही थी, और जिसका इम्पैक्ट जो है अमीर गरीब सब पे बराबर हो रहा था। तो उन्होंने इस चीज को पिक किया और नमक के जरिए जो सॉल्ट टैक्स था उसका जिक्र करते हुए उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो ऑप्रेसिव, जो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो दमनकारी जो चेहरा था उसे रिवील कर दिया। सॉल्ट टैक्स के बारे में डिक्लेरेशन करते ही उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो बहुत ही दमनकारी ऑपरेसिव फेस था उसे लोगों के सामने रिवील कर दिया। जिन लोगों को नहीं भी पता था इसके बारे में, उन्हें भी समझ में आने लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ पे भी हमसे टैक्स ले रही है, और वो भी कौन सी चीज़ जो हमारे ही कंट्री के ज़मीन में के पास से या हमारे ही कंट्री के रिसोर्सेज को यूज़ करके वो प्रोड्यूस कर रही है, हमारी कंट्री में प्रोड्यूस कर रही है, हमें प्रोड्यूस भी नहीं करने दे रही है और उसके ऊपर हमसे टैक्स भी ले रही है। तो ये कितनी गलत बात थी, ये लोगों को समझ में आने लगा। अब आगे क्या हुआ? आगे हुआ सॉल्ट मार्च, और सॉल्ट मार्च आगे जाकर के फॉर्म लेता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। तो महात्मा गांधी जी ने जो लेटर लिखा था उस लेटर को एक्चुअली उन्होंने एक वार्निंग के तौर पे यूज किया। अपने डिमांड्स तो उसमें मेंशन किए ही उसमें, लेकिन उसमें उन्होंने एक अल्टीमेटम भी दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को। उसमें उन्होंने क्लियरली लिखा था कि अगर हमारे डिमांड 11 मार्च तक फुलफिल नहीं किए जाते हैं, अगर हमारे डिमांड्स को 11 मार्च तक पूरा नहीं किया जाएगा तो हम स्टार्ट करेंगे सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की हम शुरुआत करेंगे, ऐसा उन्होंने उस लेटर में लिख दिया था। और होता कुछ यूं है कि हमारे जो इरविन साहब रहते हैं, लॉर्ड इरविन, वो बिल्कुल ही इच्छुक नहीं रहते हैं किसी भी तरह के नेगोशिएशन को करने के लिए, किसी भी तरह का डिस्कशन करने के लिए, मोल भाव करने के लिए वो तैयार नहीं रहते हैं। तो वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं इस लेटर के तरफ। जब वो ध्यान नहीं देते हैं तो क्या होता है, महात्मा गांधी जी शुरू करते हैं अपना बहुत ही ज़्यादा जो फेमस है उनका नमक आंदोलन, सॉल्ट मार्च। सॉल्ट मार्च वो शुरू करते हैं, ठीक है। और उस सॉल्ट मार्च में उनके साथ उनके 78 बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय जो फॉलोअर्स रहते हैं वो खुद वॉलंटियर करते हैं, ठीक है। 78 वॉलंटियर्स जो उनके बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड वॉलंटियर्स होते हैं वो उनके साथ निकलते हैं इस सॉल्ट मार्च पे। अब ये सॉल्ट मार्च क्या होता है ये देख लेते हैं। तो गांधी जी और उनके 78 ट्रूली ट्रस्टेड वॉलंटियर्स जो होते हैं वो शुरू करते हैं अपनी ये यात्रा 240 माइल्स की, 240 माइल्स की अपनी ये यात्रा शुरू करते हैं, जो उनके साबरमती की जो आश्रम रहती है, साबरमती में जो उनका जो आश्रम रहता है वहाँ से शुरू होता है, और वहाँ से गुजरात का एक कोस्टल टाउन था दांडी, वहाँ तक चलता है। यानी कि वो साबरमती अपने आश्रम से निकल के 240 माइल का डिस्टेंस कंप्लीट करके पहुंचते हैं गुजरात के दांडी कोस्टल एरिया तक, ठीक है, टाउन तक। और उसमें गांधी जी और उनके वॉलंटियर्स 24 दिन तक पैदल यात्रा करते हैं, 24 डेज तक, हर दिन 10 माइल का डिस्टेंस कवर करते हैं। बीच बीच में रुकते भी है वो, और जब भी जहाँ भी वो रुकते हैं वहाँ पे हजारों लोग उनसे बात करने के लिए, उनकी बात को सुनने के लिए जमा हो जाया करते थे। शुरू तो उन्होंने अपने आप को लेकर के टोटल 79 मेंबर्स के साथ ये सॉल्ट मार्च शुरू किया था, दांडी तक की यात्रा, लेकिन इसमें हजारों लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं, और जब भी रास्ते में कहीं रुकते हैं तो उनको सुनने के लिए हजारों लोग जमा हो जाते हैं। और गांधी जी को जब भी मौका मिला रुक करके तो वो लोगों को स्वराज का मतलब समझाते, स्वराज का मतलब क्या है उन्हें समझाया करते, और उन्हें ये बताया करते कि किस तरीके से वो पीसफुली, शांतिपूर्ण तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट को डिफाई कर सकते हैं, हरा सकते हैं, किस तरीके से उन्हें यहाँ से हराया जा सकता है। एंड फाइनली ऑन 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंच जाते हैं। दांडी पहुंचने के बाद वो वहाँ पे एक छोटे से सेरेमोनियल
तरीके से, मतलब एक कहते हैं ना कि हमने कोई बहुत बड़ी परियोजना की शुरुआत की तो हम उसका सेरेमोनियल ओपनिंग करते हैं, उद्घाटन करते हैं। तो उद्घाटन में हम क्या करते हैं, एक ईंट रख देते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, वो पर्दा खोल देते हैं। पर्दा खोलने से उसका नाम डिस्प्ले हो जाता है। इससे काम शुरू तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ एक सेरेमोनियल ओपनिंग हो जाता है उसका, है ना। तो इन्होंने भी क्या किया, सेरेमोनियली वायलेटेड द लॉ। बहुत ही ज़्यादा खूब ताने बाने के साथ में इतने सारे लोगों के बीच में उन्होंने सुबह सुबह वहाँ पहुँचे थे, और सुबह सुबह के टाइम में वो वहाँ क्या करते हैं कि सी वाटर को, समुद्र के पानी को बॉईल करते हैं, और बॉईल करने के बाद में उसमें से सॉल्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, नमक बनाते हैं। नमक बनाया, जो बनाने का एकाधिकार ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास था इंडिया में, वो नमक इन्होंने बनाया। टूट गया कानून, दे वायलेटेड द लॉ। कानून उन्होंने तोड़ दिया। कब तोड़ दिया? 6 अप्रैल को, अपनी यात्रा के आखिरी दिन। अब क्या हुआ? अब सॉल्ट मार्च जो था वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का बिगिनिंग हो गया। यानी कि एक तरीके से सॉल्ट मार्च मार्क्ड द बिगिनिंग, या फिर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का जो शुरुआत था वो सॉल्ट मार्च से हुआ। अब इससे क्या हुआ? हाउ वॉज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गया सॉल्ट मार्च के साथ, हम कह सकते हैं। लेकिन ये मूवमेंट जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उससे अलग कैसे था? क्वेश्चन तो ये राइज होता है, पहले भी तो ऐसा ही कुछ किया था हमने, अलग था। क्योंकि इस बार जो लोग थे उन्हें ना सिर्फ कोऑपरेशन करने के लिए मना किया गया, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से कोऑपरेट करने को रिफ्यूज करने को कहा गया, न सिर्फ उन्हें नॉन कोऑपरेशन को फॉलो करने के लिए कहा गया, बल्कि उन्हें कहा गया कि ब्रिटिशर्स के बनाए हुए जो लॉ है उन्हें वो तोड़ना शुरू कर दे। ओके, व्हाट इज रिटन हियर? पीपल वर नाउ आस्क्ड not only to refuse cooperation with the British as they had done in 1921-22, नॉन कोऑपरेशन के टाइम में भी उन्होंने यही किया था। तो ना सिर्फ उनको नॉन कोऑपरेशन वाली चीजें फॉलो करने के लिए कहा गया, बल्कि उनसे कहा गया कि अब तो आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो बनाए हुए कानून है उनको तोड़ना शुरू कर दो। समझ में आ रहा है? पहले कहा गया था सिर्फ कि हम उनका साथ नहीं देंगे, हमारे साथ देने से ही तो वो यहाँ पे टिके हुए हैं, तो हम साथ नहीं देंगे। वो था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, असहयोग आंदोलन, हम उनका साथ नहीं देंगे। इस बार था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, अवज्ञा आंदोलन, नाफरमानी आंदोलन, जिसमें कि वो कॉलोनियल गवर्नमेंट के जो लॉज थे, जो कानून बनाए हुए थे, उनको तोड़ने की बात कर रहे थे। Thousands in different parts of the country broke the salt law, manufactured salt and demonstrated in front of government salt factories. हजारों लोगों ने क्या किया, खुद जा करके कोस्टल एरियाज में नमक बनाना शुरू कर दिए, और बहुत सारे लोगों ने तो गवर्नमेंट की जो सॉल्ट फैक्ट्रीज थी, नमक की जो फैक्ट्रीज थी, उसके सामने धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। और तो और जो फॉरेन क्लोथ्स थे, ठीक है, जैसे जैसे ये स्प्रेड आउट होते गया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, वैसे वैसे जो फॉरेन क्लोथ्स थे उनका बॉयकॉट शुरू हो गया। अगेन जो लिकर शॉप्स थे, जो विदेशी शराबों की जो दुकान थी, उनकी पिकेटिंग करनी जाने लगी, घिराव होने लगे, लोगों को वहाँ जाने से रोका जाने लगा। जो पेजेंट्स थे उन्होंने रेवेन्यू पे करने से रिफ्यूज करना शुरू कर दिया। जो अलग अलग तरह का चौकीदारी टैक्स, विलेज ऑफिशियल्स जो थे वो रिजाइन करने लगे। मतलब जो पेजेंट्स थे वो टैक्स देने से मना करने लगे, जो विलेज ऑफिशियल्स थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। बहुत सारे अलग अलग जगहों में जो फॉरेस्ट लॉज थे, जो आदिवासी लोग थे, जंगल के जो लोग थे, उन्होंने फॉरेस्ट लॉज को वायलेट करना शुरू कर दिया। जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरियाज थे, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज जो थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जिनको अपनी प्रॉपर्टी जबरदस्ती बना ली थी, उन एरियाज में जबरदस्ती घुसने लगे, वहां से जाकर के लकड़ियां कलेक्ट करने लगे, वहां पे अपने कैटल्स को ले जा करके वहाँ के घास को खाने, अपने कैटल को अलाउ करने लगे कि वो वहाँ के घासों को चरे, है ना, ग्रेजिंग की एक्टिविटी परफॉर्म करने लगे। सो इस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट के बनाए हुए कई सारे लॉ जो हैं लोग लगातार धड़ल्ले से तोड़ने लगे। डिसओबीडियंस, अवज्ञा, नहीं फॉलो करना था, है ना।
नाउ द कॉलोनियल गवर्नमेंट स्टेप्स। अब हम ये देखेंगे कि इतना कुछ जो मास लेवल पे हो रहा था 1930s में, उसके ऊपर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, वो क्या स्टेप लेने लगी। ये पूरे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के ऊपर कॉलोनियल गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन आया, बहुत ही डेंजर रिएक्शन था। वरीड बाय द डेवलपमेंट्स, जो जो चीजें हो रही थी उन सब चीजों से चिंतित होकर के, वरीड होकर के, उन्होंने कांग्रेस लीडर्स को वन बाय वन, एक एक करके अरेस्ट करना शुरू कर दिया, एक एक करके अरेस्ट करना शुरू कर दिया। ये जो उनका अरेस्ट करने का सिलसिला था वो आगे जाकर के वॉयलेंट क्लासेस में कन्वर्ट होने लगा। बहुत सारे जगहों पे जो अरेस्ट करने के लिए पुलिस आती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, और जो पॉलिटिकल लीडर्स होते थे उनके और उनके सपोर्टर्स के बीच में झड़प की, जो हिंसक झड़प, मारपीट में कन्वर्ट होने लगी। ऐसा ही एक इंसिडेंट तब हुआ जब ब्रिटिशर्स आए अब्दुल गफ्फार खान को अरेस्ट करने के लिए। He was a devout disciple of महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी जी के बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो डेडिकेटेड, डिवोटेड फॉलोअर थे अब्दुल गफ्फार खान। उनको अप्रैल में 1930 में अरेस्ट किया गया, अप्रैल 1930 में उनको अरेस्ट किया गया, और उनके अरेस्ट से गुस्साई भीड़ जो थी, एंग्री क्राउड डेमोन्स्ट्रेटेड इन द स्ट्रीट्स ऑफ पेशावर, ठीक है, अभी प्रेजेंट डे में पाकिस्तान में है पेशावर, वहां पे इनको अरेस्ट किया गया था। और उनके अरेस्ट से गुस्से में आई हुई उनकी जो सपोर्टर्स की भीड़ थी, उन्होंने वहां के पेशावर के सड़कों पे प्रोटेस्ट किया, धरना प्रदर्शन किया, और उन धरना प्रदर्शन के टाइम पे उनकी झड़प जो है पुलिस वालों से हुई, ठीक है। फेसिंग आर्मर्ड कार्स एंड पुलिस फायरिंग, मेनी वर किल्ड। और पुलिस जो है कार में बैठ करके, मतलब हथियार बंद गाड़ियों में आकर के उनके ऊपर फायरिंग की, और जिनकी वजह से बहुत सारे प्रोटेस्टर्स जो थे उनकी डेथ हो गई, उनकी हत्या हो गई। अब इसके लगभग एक महीने बाद, आफ्टर अ मंथ लेटर, व्हेन महात्मा गांधी हिमसेल्फ वाज अरेस्टेड, खुद महात्मा गांधी जी को जब अरेस्ट किया गया, तो जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे सोलापुर के, उन्होंने जो पुलिस पोस्ट थी वहां की, उसके ऊपर अटैक कर दिया। अब ये चीज तो गड़बड़ हुई थी, क्योंकि महात्मा गांधी जी के अकॉर्डिंग तो सारा प्रोटेस्ट नॉन वायलेंस वाला होना चाहिए था, किसी की जान नहीं जानी चाहिए थी, कहीं कोई हिंसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर से हिंसा हो रही थी, है ना। अब इस बार जब गांधी जी खुद अरेस्ट हुए मई 1930 के आसपास, लगभग एक महीने के बाद, तो वहां पे क्या हुआ, जो सोलापुर के इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे उन्होंने तो वहां का जो पुलिस पोस्ट था उसके ऊपर ही अटैक कर दिया। म्युनिसिपल बिल्डिंग्स, लॉ कोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशंस, ऐसे जितने भी स्ट्रक्चर्स थे जो कॉलोनियल गवर्नमेंट के सिंबल थे, जो उनका आइडेंटिटी को डिपिक्ट करते थे, ऐसे गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स पे उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया, उन्हें डिमोलिश करना, उन्हें नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। और जब भी ऐसा कुछ होता है तो सिर्फ चीज़ों को नहीं बल्कि लोगों को भी नुकसान होता है। तो इन टोटलिटी हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो सारे स्टेप्स लिए जा रहे थे, ये सारे स्टेप्स लिए जा रहे थे एक फ्राइटेंड गवर्नमेंट की तरफ से, एक डरी हुई सरकार का ये सारा स्टेप था। A frightened government responded with a policy of brutal repression, बहुत ही निर्मम दमनकारी नीति उन्होंने अपनाई। किसी को जब कुचलना, दबाना, खत्म करना हो तो जो आप हिंसा का यूज करते हो, वो ये डरी हुई सरकार कर रही थी। पीसफुल सत्याग्रहीज वर अटैक्ड, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने वाले भी जो सत्याग्रही थे उस टाइम पे, उनके ऊपर अटैक किया गया। वुमेन एंड चिल्ड्रन वर बीटन, बच्चों को, औरतों को पीटा गया। एंड अबाउट 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड, लगभग 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि सिचुएशन कितना ही ज्यादा डिफिकल्ट, वायलेंट हो गया था। अब जैसे ही वायलेंस की एंट्री होती है, वैसे ही क्या होता है, हर बार गांधी जी अपना प्रोटेस्ट रिटर्न ले लेते हैं। वही चीज हुआ, अपना सत्याग्रह रिटर्न ले लेते हैं। महात्मा गांधी once again decided to call off the movement and entered into a pact with Irwin on 5th March 1931.
महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, जो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था इसे कॉल ऑफ कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं, खत्म कर देते हैं। और जो इरविन थे, रिमेंबर वायसरॉय इरविन, उनके साथ में एक पैक्ट करते हैं, एक समझौता करते हैं और उस समझौते में एंटर हो जाते हैं। वो समझौता कब होता है, आपको याद होना चाहिए, गांधी इरविन पैक्ट। क्या है ये, गांधी इरविन पैक्ट। कब हुआ ये, 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को। किस किस ने साइन किया ये पैक्ट, महात्मा गांधी जी ने और वायसरॉय इरविन ने। बाय दिस, इस पैक्ट के थ्रू, इस पैक्ट की वजह से, ये जिसे कहा गया गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट की वजह से गांधी जी खुद होकर के कंटेस्ट करते हैं कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। ये दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था जो ऑफर किया गया था। इससे पहले वाला तो जो कांग्रेस लीडर्स थे उन्होंने डिनाई कर दिया था। रिमेंबर द कांग्रेस हैड बॉयकॉटेड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसे तो बॉयकॉट कर दिया था। तो ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था ये फिर से उनको ऑफर किया गया और गांधी जी खुद होकर के इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए गए लंदन। कहाँ गए, लंदन। एंड द गवर्नमेंट अग्रीड टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। अब गांधी जी रेडी हो गए इस पैक्ट में आकर के, समझौते में आकर के, लंदन जाकर के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि बदले में हमें क्या, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो रेडी हो गई कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, जैसे कि गफ्फार खान और अब्दुल गफ्फार खान और जो दूसरे जितने भी कांग्रेस के चाहे दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स थे जिनको कि अरेस्ट किया गया था, वो 1 लाख लोग, उसमें से कितने सारे पॉलिटिकल लीडर्स होंगे। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इस चीज के लिए रेडी हो गई कि ठीक है, हम उनको रिलीज कर देंगे, हम उनको फ्री कर देंगे। बट फिर से बट आया। In December 1931, Gandhi ji went to London for the conference, but the negotiations broke down and he returned disappointed. अब क्या हुआ, गांधी जी जाते तो हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन, लेकिन वहां जाकर के जो कुछ भी वो देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, उनसे ये समझ में आता है उनको कि जो भी नेगोशिएशन हुआ था, जो भी समझौता हुआ था, उसे तो तोड़ दिया गया है। और बहुत ही डिसअपॉइंट होकर के वो वापस इंडिया आ जाते हैं। जब वो इंडिया वापस आते हैं तो क्या होता है, जब वो इंडिया वापस आते हैं, बैक इन इंडिया ही डिस्कवर्ड, उन्हें पता चलता है कि गवर्नमेंट ने फिर से रिप्रेशन का एक नया दौर शुरू कर दिया है, फिर से दमन का एक नया दौर शुरू कर दिया है। गफ्फार खान एंड जवाहरलाल नेहरू वर बोथ इन जेल। दोनों ही ऐसे प्रोमिनेंट लीडर्स को जेल में डाल दिया गया था। कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल। कांग्रेस जो सबसे प्रोमिनेंट अम्ब्रेला पॉलिटिकल पार्टी थी इंडिया की उस समय, इंडिपेंडेंस को लीड करने वाली, उनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है। और बाकी जितने भी मेजर्स है जो कह सकते हो कि मीटिंग्स थे, डेमोन्स्ट्रेशंस थे, उन सबको रोकने के लिए, जितने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के लॉज को बॉयकॉट करने के लिए जितना भी धरना प्रदर्शन मीटिंग सब होता था, सब पे बैन लगा दिया गया है। मतलब कुछ भी करना अलाउड नहीं था। विथ ग्रेट एप्रीहेंशन महात्मा गांधी रीलॉन्च्ड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब ये याद रहेगा, अच्छे से याद रहेगा। तो दूसरी बार इन सारी चीजों को समझने के बाद, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रीलॉन्च किया जाता है गांधी जी के तरफ से। ओके, यहां तक सबको सब कुछ समझ में आ गया? होप सो सब कुछ समझ गए होंगे। तो ये रहा हमारा पूरा इस लेक्चर का एंड। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इस मूवमेंट में लोगों ने पार्टिसिपेट कैसे किया, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लेकर के, और ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के क्या लिमिट्स थे। एक बार शुरू हुआ और ख़त्म हो गया, अब दोबारा रीलॉन्च हुआ है, किस सिचुएशन में हुआ है, क्या क्या कंडीशन थे साथ में, ये सब आपको पता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की कहानी को डिस्कस करेंगे। सो that's all for this lecture. Hope you guys have understood. Next lecture जैसे ही आए वैसे ही आपको पता चले, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू।